मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब हम भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ आप, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़का भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको। हमारे समझे ना, आपका भी हाल होगा, है ना? मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई। मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई मां है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ, छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अरे आप मुझसे कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो, जेड कैटेगरी ले लो। तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको हत्या करने के लिए लोग 4-4 गोलियां चलाए, तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाओ कि हम सब बराबर हो जाएं। और जब एक बच्ची को 15-20 गुंडे घेर लेते हैं तो ओवैसी को सिक्योरिटी मिली, तो क्या फायदा? अगर मुस्कान को खतरा है तो असद को भी खतरा है। हम सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो। जनता को सुरक्षा मिलना चाहिए, पॉलिटिशियन नेता को नहीं। आजकल नेता लोग फैशन बना लिए कि 4-4 लोग बंदूक लेके टाई 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 चलती गाड़ी चलती है, और लोग देख के बोलते जा रहा है नेता, थू बोलते उसको, कुछ काम का नहीं है। हमारी जान की हिफाजत जब होगी जब आपकी जान की हिफाजत होगी। हमारा घर आबाद रहेगा जब तुम्हारा घर आबाद रहेगा। हमारी बेटी खुशी उस वक्त खुश होगी जब तुम्हारी बेटियां खुश होंगी। ये हमारी सोच है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने जो फैसला ले लिया आंख बंद करके वोट डालने का, इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में एक शऊर बेदार हो जाएगा कि हमारे मसाइल ये भी हैं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा मकसद यह है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप डर डर कर वोट दें।
आप डर डर कर वोट देंगे तो हासिल क्या होगा आपको? बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी क्या समाजवादी की नहीं है? क्या बसपा की नहीं है? क्या कांग्रेस की नहीं है? जिम्मेदारी किसकी हो जाती? आपकी हो जाती। क्या हम इन पार्टियों के घर के गुलाम हैं, नौकर हैं कि हम जब चुनाव आता है, जब कभी चुनाव आता तो ये लोग आके आपसे कहते हैं, अरे बेटा जिंदगी और मौत का मामला है, कहते हैं ना। 2014 जिंदगी मौत नहीं था, 2017 जिंदगी मौत नहीं था, 2019 जिंदगी और मौत नहीं था, 2007 जिंदगी और मौत नहीं था, 2002 जिंदगी और मौत नहीं था। अरे हर चुनाव में हमारे लिए जिंदगी और मौत हो जाता है, उसके बाद रोज हम मरते हैं, कोई आकर नहीं पूछता आपको, कोई आकर नहीं पूछता आपको। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 30 साल 40 साल इनको आजमा लिया, 5 साल के लिए आप यहां से मजलिस को मौका दीजिए। आपने सबको दिया, मौका दिया ना, आज एक मर्तबा 5 साल के लिए एक अच्छा फैसला लीजिए। वोट डालने का इख्तियार आपका है। मेरे जज्बाती भाषण से शायद आपका दिल ना बदले, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे करीम है और अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत डाले। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह आपको ये मेरी इन बातों का असर आपके फैसलों पर हो जाए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्योंकि मैं तकरीर करते रहूंगा, लोग अक्सर मुझसे बोलते कि वैसी तेरे भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, मगर क्या वो वोट में तब्दील होगा? मैं उनसे कहता हूं कि जब आवाम आ चुकी है तो वोट में भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। वोट में तब्दील होगा जरूर, मगर आपको समझना पड़ेगा। जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से इनका नुकसान होता है, याद रखो आप पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर हम लड़े थे। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया। हम किशनगंज बिहार की पार्लियामेंट की सीट लड़े, 3 लाख वोट मिले। क्या वहां पर बीजेपी कामयाब हुई? नहीं, वहां पर कांग्रेस जीती। तो ये सिर्फ डर कर इल्जाम हम पर लगाते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी तू हिजाब को ला लिया,